नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर में हमको क्या पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट। बिहार के विश्वविद्यालयों में और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो सिलेबस, या झारखंड यूनिवर्सिटी, या मतलब अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो पेपर होता है, बेसिकली बीए के प्रथम सेमेस्टर में कई विश्वविद्यालयों में पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट का पेपर पूछा गया। यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहले सेमेस्टर में ये वाला सिलेबस था। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर में आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो सकता है। ठीक है, तो मैं जैसे ही थोड़ा सा अभी रिसर्च करूंगा, उसके बाद में फिर उसका सिलेबस, चूंकि मैं प्रथम सेमेस्टर में ही पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग उसका पहला सेमेस्टर वाला देख लीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय वाले बच्चे और बिहार यूनिवर्सिटी के बच्चे, जितने भी बिहार में जैसे कई विश्वविद्यालय, उन सभी में आपको लगभग यही प्रथम सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, और सेकंड सेमेस्टर में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखने को मिल सकता है। तो सेमेस्टर 2 की अगर बात करें तो ये लगभग सेमेस्टर 2 में अधिकतर विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस फॉलो होता है। नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत यूपी के लगभग में अधिकतर विश्वविद्यालय में, या सभी विश्वविद्यालय में 2025-26 का सिलेबस है। और आपको बता दो, मेजर माइनर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बीए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का आज का सिलेबस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सभी लोगों को बता दूं कि 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। ठीक है, और विभिन्न इकाइयों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में यहाँ पर चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास रहेगा। थोड़ा छोटा अक्षर दिख रहा होगा, लेकिन आपको मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा ताकि क्लियर हो जाए आपको सिलेबस। देखिए, यूनिट 1 यानी सबसे पहली बात, आपको राजनीतिक विचार और अवधारणाओं के बारे में आपको पढ़ना। पेपर का नाम ये है। ठीक है, सबसे पहली बात, पॉलिटिकल साइंस की डेफिनिशन, नेचर, स्कोप और मेथड्स एंड रिलेशन विथ अदर सोशल साइंसेस। सबसे पहली बात, यूनिट नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस के डेफिनेशन, यानी पॉलिटिकल साइंस का जो है परिभाषा क्या होती है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से या अलग अलग आधार बना करके राजनीति शास्त्र की परिभाषा दी, राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी। जैसे कि आप देखते हैं, गार्नर हो गए, सीले हो गए, ऐसे तमाम प्रकार के विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से, लॉर्ड ब्राइस हो गए, अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी। पॉलिटिकल साइंस को किसी ने राज्य का विज्ञान कहा, किसी ने जो है कहा कि भाई व्यवस्था का विज्ञान है, किसी ने कहा कि, मतलब अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया। बहरहाल जो राजनीति विज्ञान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके जो है चैप्टर 1 पर विस्तार से फोकस करने वाले हैं हम, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो डेफिनिशंस, नेचर यानी कि उसकी प्रकृति कैसी है, यानी पॉलिटिकल साइंस एक वैज्ञानिक विषय वस्तु है कि आर्ट का सब्जेक्ट है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान ना तो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और ना ही पूर्ण रूप से कलात्मक है, यानी कि ये कला और विज्ञान के बीच का भाग है, यानी कि अर्ध विज्ञान आप मान सकते हैं पॉलिटिकल साइंस को। तो पॉलिटिकल साइंस एक अर्ध विज्ञान है, ऐसा कह सकते हैं। इसका स्कोप माने होता है विषय क्षेत्र। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और दायरा माने होता है स्कोप, यानी कि विषय क्षेत्र, यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना होता है, या किन किन जो है चीज़ों को अपने में समाहित किए हुए है पॉलिटिकल साइंस, उसको बोलते हैं दायरा या स्कोप। ठीक है, अगला है आपका मेथड्स एंड रिलेशंस। मेथड माने होता है विधियां, और रिलेशंस माने होता है संबंध। किसके साथ, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जो है क्या संबंध रहा है, किसका जो है पॉलिटिकल साइंस का। जैसे पॉलिटिकल साइंस का जो है समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध रहा, पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री के साथ क्या संबंध है, जियोग्राफी के क्या संबंध है, मानव शास्त्र के साथ क्या संबंध है, ऐसे ही, और या मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है। अलग अलग सामाजिक जो विज्ञान है उनसे क्या संबंध है बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर। और साथ ही साथ में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं, जो विधियाँ हैं, मेथड्स हैं इसको समझने के, उन मेथड्स के बारे में भी हमको जानना है। तो इकाई नंबर 1 में हमको पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा, पॉलिटिकल साइंस का अर्थ, पॉलिटिकल साइंस के स्कोप, यानी पॉलिटिकल साइंस का विषय क्षेत्र, पॉलिटिकल साइंस की प्रकृति यानी नेचर, पॉलिटिकल साइंस और अदर सोशल साइंसेस के बीच में क्या रिलेशंस रहे, उन रिलेशंस के बारे में समझना है, और क्या मेथड्स रहे पॉलिटिकल साइंस के विषय वस्तु को समझने या पढ़ने के। ठीक है, ये इकाई संख्या 1 में हमको पढ़ना है। तो क्लियर हुआ बातें, आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 बेटा, यूनिट नंबर 2 में अपन को क्या पढ़ना है, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अप्रोच माने होता है उपागम, या आप बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, या एक प्रकार से अप्रोच माने उपागम कह सकते हैं।
या दृष्टिकोण कह सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो दृष्टिकोण है, ठीक है, उसके बारे में समझना। कैसे दृष्टिकोण? जैसे कि पहला है आपका ट्रेडिशनल अप्रोचेस। ट्रेडिशनल माने होता है आपका पारंपरिक दृष्टिकोण। तो राजनीति विज्ञान को समझने का या पढ़ने का जो पारंपरिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच है, उस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम पॉलिटिकल साइंस को समझने का प्रयास करेंगे यूनिट 2 में। फिर उसके बाद में दूसरा जो अप्रोच है वो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस। इंस्टीट्यूशन वाले संस्थागत अप्रोच हो गया, संस्थागत दृष्टिकोण। इसके अलावा ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल, फिर सोशोलॉजिकल यानी जो है सामाजिक, फिलोसॉफिकल यानी कि दार्शनिक, ठीक है, और नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब होता है बेटा आदर्शवादी, ठीक है, आदर्शवादी दृष्टिकोण आप कह सकते हैं। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपका हो गया। तो सामाजिक दृष्टिकोण समझेंगे, समाज मतलब कि राजनीतिक विज्ञान को समझने का, दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, इसके साथ ही साथ आदर्शवादी दृष्टिकोण को भी हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका अगला जो टॉपिक आएगा इसमें यूनिट 2 में, मॉडर्न अप्रोचेस। मॉडर्न अप्रोचेस में जैसे कि आपका अभी तक क्या था, ये आपका जैसे आपका था अप्रोच जिसमें आपका प्राचीन अप्रोचेस, और अब मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में अगर बात की जाए, जैसे बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी कि जो है आधुनिक दृष्टिकोण में हम देखेंगे व्यवहारवाद क्या होता है और उत्तर व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद डेविड ईस्टन और उत्तर व्यवहारवाद, डेविड ईस्टन का नाम बड़ा फेमस रहा है। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के डिफिनीशंस के बारे में, उत्तर व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद क्या है, पूरी जानकारी हम इसकी विशेषताओं, इसके सिद्धांतों को समझते हुए तब आगे बढ़ेंगे, और सारी चीज़ें आपको वेल अप टू डेट तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो इस तरीके से आपका यूनिट नंबर 2 भी समाप्त होगा। फिर हम समझेंगे यूनिट नंबर 3, ठीक है, इकाई संख्या 3 में पहुँचेंगे बाबू। इकाई संख्या 3 में जैसे हम पहुँचते हैं, हमारे समक्ष कुछ ऐसे चैप्टर्स आते हैं जिनको समझना थोड़ा सा सरल भी होता है और कठिन भी होता है अपने आप में। जैसे सबसे पहली बात स्टेट। स्टेट माने होता है राज्य। यहाँ पर राज्य का तात्पर्य होता है देश से, एक ऐसा भूभाग जिसमें जनता निवास करती हो, एक ऐसा जो है जनता का एरिया, ऐसा निश्चित भूभाग हो जिसमें जनता हो, साथ ही साथ में उसमें जनता प्रशासन करने के लिए सरकार हो, और वो संप्रभु हो, यानी कि उस राज्य पर किसी दूसरे राज्य के सभापति या किसी दूसरे राज्य के राजा का अधिकार ना हो, यानी अपने काम को करने के लिए राजा स्वतंत्र हो, ठीक है। ऐसे एरिया को हम राज्य कहते हैं। राज्य के 4 आधारभूत तत्व होते हैं, जिसमें पहला होता है बेटा जनसंख्या, दूसरा होता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, तीसरा होता है आपका वहाँ पर शासन करने वाला एक शासक यानी राजा, और चौथा होता है संप्रभुता, जिसको आप सॉवरेनिटी बोलते हैं या प्रभुसत्ता, ठीक है। प्रभुसत्ता मैंने आपको बताया कि भाई वो आंतरिक और बाह्य रूप से राजा स्वतंत्र हो, निर्णय लेने के लिए किसी का दबाव उस पर ना हो, ठीक है, किसी के अंडर या किसी के अधीन ना हो, स्वतंत्र राज्य हो, उसी को प्रभुसत्ता कहते हैं। तो राज्य के बारे में समझेंगे, राज्य की डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स माने तत्व और परिभाषा, यानी हमको सबसे पहले राज्य की परिभाषा और राज्य के तत्व के बारे में विस्तार समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में लगभग मान करके चलो कि 10 से 15 नंबर का क्वेश्चंस आपका यूनिट नंबर 3 आपको दे करके जाएगा, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा और तत्व, ठीक है, इसमें इसका मूल सिद्धांत पढ़ना है हमको, यानी कि ओरिजिन थियरीज, ठीक है, ओरिजिन थेरीज, डिवाइन थियरी, ठीक है, जैसे कि आपका मूल सिद्धांत हो गया, बल सिद्धांत हो गया, ठीक है, सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, राज्य कार्य के कार्य, ठीक है, बेसिकली जैसे कि आपका फंक्शंस ऑफ स्टेट यानी राज्य के कार्य, आइडियलिस्टिक थियरी जिसमें आपको आदर्शवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत क्या है, और कल्याणवादी सिद्धांत। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है सोशलिस्ट थियरी क्या है, वेलफेयर थियरी क्या है, जिसको आप कल्याणवादी सिद्धांत कहते हैं। तो एक राज्य के कई प्रकार हैं। एक मार्क्सवादी राज्य होता है, मार्क्सवादी में जिसमें मार्क्सवाद का प्रभाव है। एक ऐसा राज्य जो विकास के मुद्दों पर काम करता है, विकासवादी राज्य होता है। सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, बल सिद्धांत, मूल सिद्धांत, ये सब राज्य के बारे में है। राज्य मतलब कि जो है फंक्शंस यानी राज्य के कार्य क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। आदर्शवादी राज्य की विशेषता, आदर्शवाद क्या है, ठीक है, उदारवाद क्या है, उदारवादी सिद्धांत पर राज्य जो बने, समाजवादी राज्य, कल्याणवादी राज्य, सभी के बारे में डेवलप अच्छे तरीके से हम चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। यानी कि इकाई संख्या 3 में हम इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं कि आपको चैप्टर वाइज क्लासेस चाहिए या फिर आपको जो है PDF नोट चाहिए सभी मतलब कि चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स के, ठीक है, या आपको मान लेते हैं किताब नहीं खरीदनी, सीरीज़ नहीं खरीदनी, तो भी आप हमसे जुड़ करके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आपको SMS करना है 9161 93 60 62 पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना है। तो सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, फोर्थ सेमेस्टर की और सिक्स सेमेस्टर की भी शुरू होने वाली हैं। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप फटाफट से आप भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा इस नंबर पर, जैसे ही आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके भेजेंगे, उसी पर आपको पेमेंट करना होगा 100 रुपीज़। केवल फीस आपकी कितनी है भैया? 100 रुपये फीस में आपके लिए बहुत बम्पर व्यवस्था कर दी गई है, मात्र 100 रुपीज़ फीस में। इसकी फ़ीस चाहूँ तो मैं लगभग 300 से 400 रुपये रख सकता हूँ, लेकिन मुझे एक प्रकार से आपको पढ़ाने का शौक़ है, पैसे कमाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, ठीक है। पैसा ही कमाना होता तो मैं कई तरीक़ों से कमा सकता हूँ, ठीक है। मैं छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से यूट्यूब पर लगभग एक दिन में कम से कम 100 वीडियो या 50 वीडियो में डाल सकता हूँ, छोटी छोटी वीडियोज़ बना करके। SSC बैंक और रेलवे की तैयारी करवा सकता हूँ, लेकिन BA के क्षेत्र में इसलिए लगा हूँ चूँकि मुझे पृष्ठभूमि मजबूत करनी है बच्चों की, ठीक है। तो आप अगर चाहेंगे तो फिर हमारा भी थोड़ा खर्चा पानी चलता रहेगा और साथ ही साथ में आपका भी भला होता रहेगा। ऐसे में क्या होगा कि जैसे आप अगर एक सीरीज खरीदेंगे तो 50 से 60 रुपए की पड़ेगी, बहुत ही कम पैसे में अगर खरीदेंगे तो, ठीक है। तो आप जोड़ लो कि आप 5 सब्जेक्ट की सीरीज़ खरीदोगे तो 4 मतलब कि 25 लगभग 250 से 300 रुपये आपके हो जाएंगे, या 660 रुपये की सीरीज आती है लगभग में, तो 6×5 = 30 आपका 300 रुपये चले जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल 100 रुपये दे करके हमसे तीनों चारों सब्जेक्ट की PDF वो विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो मतलब कि विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिलेंगे, इसके अलावा मॉडल पेपर होगा, जैसे 4-5 मॉडल पेपर आपके हो जाएंगे, 4-5 महामैराथन क्लास हो जाएंगे, 4-5 जो है रिवीजन क्लास हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी इतने सारी चीज़ें करवा दी जाती हैं जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। अब की बार प्रयास है कि चैप्टर वाइज क्लासेस भी आपकी धाकड़ अंदाज में करवाने का पूरा प्रयास है, ठीक है। जैसे एक चैप्टर क्लास होगी तो उसके साथ ही साथ में MCQs भी आपके दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर जैसे कि एक यूनिट समाप्त हुई तो उसके बाद में उस यूनिट का MCQs आपको दे दिया जाएगा। MCQs में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। और ऐसे में जो भी मैं मॉडल पेपर MCQs का बनाऊंगा, उसका मॉडल पेपर मतलब उसका जो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे गए होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी के कई विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन बने हुए हैं, सब कुछ आपको बताने का प्रयास। तो अगर हमारे आप मॉडल पेपर के 3 से 4 आप सेट देख लेते हैं, निश्चित तौर पर उसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे। आपने प्रथम सेमेस्टर में देखा होगा, निश्चित तौर पर सभी क्वेश्चंस फंसे हुए होंगे पॉलिटिकल साइंस के। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के से किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ करके विधिवत तैयारी कर सकते हैं। तो फटाफट से आप जुड़े। ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो तो भी, लिखित परीक्षा हो तो भी, दोनों तरीके का, दोनों मेथड्स में पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो मात्र 100 रुपीज़ फीस है, जिसमें आपको 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, चारों मतलब पांचों। अब को करिकुलर में आपको सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना है, तो उसकी PDF सब आपके लिए व्यवस्थित कर दी गई है अभी से ही, वो सब आपको मिल जाएगी ग्रुप ज्वाइन करते ही। जिनको भी ज्वाइन करना है फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस आपकी दबा करके होंगी, अब की बार बहुत धाकड़ अंदाज में पढ़ाई होने वाली है। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, और एग्जाम के समय में आपको अलग से नोट्स जो होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के और उनके आंसर्स, वो भी एक प्रकार से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगी। मात्र 100 रुपये में सभी सब्जेक्ट की सेकंड सेमेस्टर की। जुड़ जाइए फटाफट से, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी, जियोग्राफी सारे सब्जेक्ट आपके होंगे, ठीक है। एजुकेशन जो है आपका, इसके अलावा हिस्ट्री हो गया, दोनों हिस्ट्री आपके सब मिलेंगे आपको, परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। चले, तो आपका यूनिट नंबर 3 हो गया। इकाई नंबर 4 में अपन को क्या पढ़ना है भाई? इकाई नंबर 4 में हम लोगों को पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका वो भी है। इकाई नंबर 4 भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको सॉवर्निटी के बारे में समझना है। अभी मैं सॉवर्निटी पढ़ा रहा था। राज्य के तत्व में सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपका सॉवर्निटी आता है, यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता किसे कहते हैं पूरा मैं बताऊंगा। इसके अलावा मोनिज्म जिसको आप बोलते हैं एक विचारधारा है, और प्लूरलिज्म यानी कि बहुलवाद और मोनिज्म दोनों के बारे में समझेंगे। लॉ किसे कहते हैं, यानी कानून, कानून की परिभाषा, कानून कैसे बनते हैं, कानून के स्रोत और कानून का वर्गीकरण, यानी कि लॉ का डेफिनेशंस, सोर्सेस एंड क्लासिफिकेशन। कानून किसे कहते हैं, कानून किन किन चीज़ों से बनते हैं, और कानून कितने प्रकार का होता है, ये सब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग आपके 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आपका आता है। क्लियर। इसके अलावा इकाई नंबर 5 में हम प्रवेश करेंगे बेटा। इकाई नंबर 5 में हमको लिबर्टी माने होता स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। स्वतंत्रता की परिभाषा, विशेषता सब कुछ जानना है। इसके बाद में इक्वलिटी यानी कि समानता क्या होता है, समानता के बारे में पढ़ना है। समानता के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है इसके बाद में, समानता हो गया। इसके अलावा जस्टिस माने न्याय किसे कहते हैं,
पावर किसे कहते हैं, यानी शक्ति क्या है, इसकी परिभाषा समझेंगे। ये सब परिभाषा को लेकर के प्रश्न 2-2, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन छोटे छोटे खूब पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव, इफेक्ट, ठीक है। अथॉरिटी यानी कि अधिकार क्या होता है, और इसके अलावा आपका लेजिटिमेसी जिसको आप वैधता बोलते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा ऑब्लिगेशन जिसको आप दायित्व बोलते हैं, ठीक है। राइट्स जिसको आप अधिकार बोलते हैं, अधिकार क्या है, दायित्व क्या है, वैधता क्या है, अधिकार क्या है, प्रभाव क्या है, शक्ति क्या है, न्याय क्या है, समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, सब अपने आप में एक एक टॉपिक है छोटे छोटे, ठीक है। इन सभी की परिभाषा मैं 2-2, 3-3 टॉपिक को एक एक वीडियो में कवर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और कर्तव्य क्या है आपके, ठीक है। राइट्स मतलब कि आपके जो कर्तव्य यानी ड्यूटीज़, पॉलिटिकल कल्चर यानी राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी कि राजनीतिक भागीदारी किसे कहते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी कि पॉलिटिकल जो है विकास यानी राजनीतिक विकास किसे कहते हैं, और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन यानी कि राजनीतिक आधुनिकीकरण। ये सब अपने आप में एक टॉपिक है। इन सभी टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों के बारे में हम अध्ययन आपको करवाएंगे, मॉडल पेपर्स के माध्यम से, रिवीजन क्लास के माध्यम से, महामैराथन क्लास के माध्यम से आपका संपूर्ण सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आपको। प्रयास रहेगा कि पूरा आपका चैप्टर वाइज ही समाप्त किया जाए, लेकिन नहीं होता है अगर तो उसमें मैं लास्ट में महासंग्राम वीडियो के माध्यम से सब समाप्त कर दूंगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मतलब अगला आपका इकाई है, इकाई नंबर 6। देखिए आइडियलिज्म क्या होता है, आदर्शवाद कहते हैं। आदर्शवाद की विचारधारा, आदर्शवाद क्या है, इसकी विशेषता और इसके सिद्धांत समझेंगे। आदर्शवादी विचारकों के नाम भी देखेंगे। इसके अलावा इंडिविजुअलिज्म यानी कि आप बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म मतलब होता है व्यक्तिवाद। तो देखिए आदर्शवाद पुरानी विचारधाराओं पर फॉलो होता है। व्यक्तिवाद में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देता है, उसका व्यक्ति का अपना व्यक्ति को केंद्र में रख करके राज्य होता है। तीसरा होता है एनार्किज्म, जिसको आप बोलते हैं अराजकतावाद, यानी कि जिसमें कोई राजा नहीं होता, जनता जो है बिना मतलब के शासन करती है, मतलब कि जनता खुली होती है, उस पर कोई दबाव नहीं होता, अराजक राज्य होते हैं वो। इसके अलावा सोशलिज्म राज्य यानी कि समाजवादी विचारधारा क्या, समाजवाद क्या है, ठीक है। पूंजीवाद क्या है, कैपिटलिज्म, ठीक है। इसके अलावा जो है इम्पेरियलिज्म जिसको आप साम्राज्यवाद बोलते हैं, ये क्या है। उपनिवेशवाद, ठीक है। डेकोलोनाइजेशन जिसको आप बोल सकते हैं, उपनिवेशवाद, जैसे कि भारत में इंग्लैंड ने अपना दबदबा कायम किया था, यानी कि इंग्लैंड का उपनिवेश था भारत, ठीक है। ऐसे में राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म जिसको आप कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका अगला है जातीयता क्या है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण किसे कहते हैं, मानवाधिकार किसे कहते हैं, नारीवादी विचारक जो हुए हैं, फेमिनिज्म, ठीक है। फेमिनिज्म, तो फेमिनिज्म के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, मानवाधिकार के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। तो बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आपके समझ में आएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारे टॉपिक अपने आप में बड़े ज़बरदस्त टॉपिक हैं, और यहाँ से कम आपके क्वेश्चंस, आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आपके आते हैं, ठीक है। 15 क्या 20 मान लो आप यहाँ से, यानी कि यूनिट नंबर 6 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगला जो आपका चैप्टर पढ़ना है आपको, इकाई नंबर 7। इकाई नंबर 7 में आपको क्या देखना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली जो है। जैसे भारत में संसदीय प्रणाली है, 2 सदन है, एक आपका लोकसभा, एक राज्यसभा, तो 2 सदनों के बारे में समझेंगे यहाँ पर। संसदीय प्रणाली किसे कहते हैं, कैसे होती है। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली, जिसमें राष्ट्रपति मुख्य होता है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखेंगे। इसके अलावा फेडरल वर्सेस मतलब कि यूनिटरी, कहने का मतलब संघीय बनाम एकात्मक राज्य में, संघात्मक राज्य और एकात्मक राज्य दोनों में क्या अंतर और क्या डिफरेंस, क्या समानता होती है, कि इसके राइट्स मतलब कि मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी कि गुणवत्ता और हानियाँ दोनों देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दलों के बारे में समझेंगे। दबाव समूह क्या होता है, सरकार के अंग के बारे में समझेंगे। प्रेशर ग्रुप्स मतलब कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में सरकार के अंग में आपके 3 कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है, जिसको आप एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होती है, लेजिस्लेटिव आपकी विधायिका होती है, और आपकी जुडिशरी आपकी न्यायपालिका होती है। ये 3 जो होते हैं अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, सरकार के यही अंग होते हैं, सरकार को चलाने में इन तीनों की बड़ी भूमिका होती है। तो कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका जो मंत्री होते हैं सब कार्यपालिका में आते हैं। विधायिका जो सांसद होते हैं, जो संसद में बैठते हैं, वो विधायिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और न्यायपालिका में जितने जज वगैरह होते हैं, वकील वगैरह, वो सब आ जाते हैं, ठीक है। सरकारी अफसर वगैरह सब कार्यपालिका में आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका इकाई नंबर जो है 7 में हम देखेंगे। लगभग आपका 10 नंबर से ज़्यादा ही क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, आपके 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछा जाता है। इसके अलावा लास्ट इकाई में आपको क्या पढ़ना है, लास्ट इकाई में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है। संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं, संविधानवाद आपको पढ़ना है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद किसे कहते हैं। डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। इसके अलावा आपका जो है अधिनायकवाद क्या होता है, अधिनायकवाद के बारे में समझना है, ठीक है। जनमत किसे कहते हैं, जिसको आप पब्लिक ओपिनियन बोलते हैं।
इसके अलावा सामाजिक न्याय क्या है, सोशल जिसको आप सोशल जस्टिस कहते हैं, सेकुलरिज्म जिसको आप कहते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है, ठीक है। इन सभी की परिभाषा यहाँ से लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है हर वर्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता क्या है, विकेंद्रीकरण क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है, जैसे कि जब सत्ता कई लोगों में बांट जाती है सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है जैसे कि देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, देश सभी धर्म को बराबर तरीके से देखेगा, सबको बराबर निगाह से देखेगा, सबके फलने फूलने के अवसर देगा। कुल मिलाकर के धर्मनिरपेक्षता जो होती है वो भारत में है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सामाजिक न्याय मतलब कि छुआछूत और ये कोई व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं, जाति और वर्ग के आधार पर जनमत होता। जनता जब किसी एक मुद्दे पर अपना विचार प्रकट करती है, वोट देती है, तो जनमत होता है। अधिनायकवाद जैसे कि आप देखते हैं कि भाई जो ये उपनिवेशवाद की परंपरा है उसमें अधिनायक होता है कि राज्य जो है वो तो कर रहा है, राजा एक व्यक्ति है, लेकिन राजा पर पूरा अधिकार राजा का नहीं है, राजा के ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत क्या क्या है, यानी कि जैसे प्रतिनिधित्व, जैसे हम लोगों का प्रतिनिधित्व संसद में कौन करता है, सांसद लोग करते हैं, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, इसके बारे में समझेंगे, प्रश्न खूब पूछे गए हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। थोड़ा सा टॉपिक जटिल आपके लग रहे होंगे क्योंकि पहली बार आपको सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन अगर आपने इससे पहले पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस तो मेरे हिसाब से सारे टॉपिक सरल लगेंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज़ों को आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। तो ये सिलेबस है आपका, आप सभी का, आप इस सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। यही सिलेबस है आपका, 8 इकाई में बटा हुआ है। मैंने सिलेबस को आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है, आपको कैसे कैसे पढ़ाऊंगा, सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया। बहरहाल आपको बता दूं कि सोशियोलॉजी का भी सिलेबस आपके स्क्रीन पर आज मतलब आपने देखा होगा, जिसमें आपको सेकंड सेमेस्टर में भारत में संरचना मतलब भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका सभी यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा डीडीयू में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सभी में वही है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारा सिलेबस आपका यही होने वाला है। तो बिल्कुल मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए अगर बेटा मेरे मुँह से निकल जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जो है आपके लिए कुछ गलत शब्द निकल गया है। इसका मतलब होता है चूँकि पढ़ाते पढ़ाते क्या होगा कि थोड़ा सा आदत हो गई है बोलने की, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए करबद्ध होकर के मैं माफ़ी मांगता हूँ। बट हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि ये एक बस केवल शैली है, वो निकल जाता है। जैसे कि आप लोगों में से कई बच्चों के कमेंट आए, गुरुजी आप एक प्रकार से कम बोला करें। एक प्रकार से, मैं जब पढ़ाने में एकदम से खो जाता हूँ तो बीच बीच में एक प्रकार से निकलता रहता है। ये निकलने की शैली जानते हैं क्या होता है, जैसे कि आपके पास मान लेते कुछ आप पढ़ा रहे हैं, अब कोई चीज़ आप बताने वाले हैं और वो चीज़ें दिमाग के पास नहीं पहुंच रही हैं, तब क्या होता है आपका एक ऐसा शब्द निकलता है जो आप कई बार बोलते हैं। दिमाग को लगता है जब कुछ भी नहीं तो यही दे दो चलो थोड़ा सा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद।